लास्ट क्लास में आप लोग को जितना हुआ था वो समझ में आ गया? अलाइड एंगल फिजिक्स में तो पढ़ ही चुके हो। ये वाला पार्ट क्लियर है ना? जिनका आज फर्स्ट क्लास होगा उनको क्लियर नहीं होगा, बाकी बच्चे बताओ। हाँ सर। तो तुम लोग का टेस्ट का क्वेश्चन मैं सेट कर दिया हूँ। संडे को तुम लोग का टेस्ट है ना। सिलेबस हाँ आज तक जितना होगा ना उतना सही रहेगा। वॉइस लो है क्या? हाँ सर। ये एक मिनट, ब्लूटूथ कनेक्टेड है, मैं सोच रहा हूँ ब्लूटूथ से बोल रहा हूँ। अभी तुम लोग को आ रहा होगा, सही आ रहा आवाज? यस। एक मिनट। हम्म हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो जितना तक आप लोग का हो चुका है ना, और आज जितना तक होगा वही पार्ट क्या होंगे, सिलेबस के पार्ट होंगे। और काफी आसान क्वेश्चन रखा गया, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब जो बच्चा बेसिक फिजिक्स क्लास भी अटेंड किया होगा उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज जितना भी बचा हुआ छोटा मोटा चीज जो बचा हुआ है ना, आज उसको डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर दैट, आप लोग को इन चैप्टर के 26 के 1 2 3 पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई? अच्छा, कितने मार्क्स का टेस्ट है? टेस्ट जो होगा वो 25 क्वेश्चंस का होगा। मैथ में 25 रहेगा, केमिस्ट्री में भी 25 रहेगा, और फिजिक्स में भी 25 रहेगा। मैं बता देता हूँ किस टाइप का टेस्ट होगा, क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले टेस्ट जो होगा 75 क्वेश्चंस का होगा। ये जेई मेन पैटर्न का होगा। बेस्ड ऑन करंट जेई मेन पैटर्न, ठीक है। और इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। और हर एक सब्जेक्ट में 25-25 होते हैं। ट्वेंटी फाइव, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन जो होता है ये दो सेक्शन में बटा रहता है। हर एक सब्जेक्ट में 20 और 5 के सेट में। 20 क्वेश्चन जो होता है ये मल्टीपल ऑप्शन होता है।
मल्टीपल ऑप्शन मतलब इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक ही करेक्ट रहेगा, सिंगल करेक्ट। और 20 जो होंगे वो इंटीजर टाइप कहा जाता है या न्यूमेरिकल कहा जाता है। मतलब इसमें ऑप्शन नहीं रहते हैं। नो ऑप्शंस गिवन। ये 5 क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर फाइंड करना होगा और उसको फिलअप करना होगा, टाइप करके आंसर लिखना होता है। उसके लिए जगह प्रोवाइडेड होता है, उसी स्पेस में सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना होता है। ठीक है। और ये जो 75-75 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन का नियम है, अगर आप ट्रू करोगे, अगर आपका वो करेक्ट हुआ तो आपको +4 अवार्डेड किए जाएंगे। ठीक है। अगर वो आपने मार्क ही नहीं किया, नॉट मार्क्ड, तो आपको 0 अवार्ड किए जाएंगे। और आपने मार्क किया है और वो इनकरेक्ट हो गया तो फिर आपको -1 अवार्ड किया जाता है। ठीक है। वैसे कस्टम ये कहता है कि इसमें भी आपका निगेटिव होगा, बट हो सकता है कि इस पार्ट में निगेटिव नंबर ना रहे। सो इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से कि क्या लिखा हुआ है उसमें। टेस्ट से पहले जो है इंस्ट्रक्शंस होता है ना, सो रीड इंस्ट्रक्शन सेट फॉर दिस 5 क्वेश्चन, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, कभी निगेटिव होता है कभी नहीं होता है। बट ये कंफर्म है, ठीक है, कि करेक्ट करोगे तो +4 और इनकरेक्ट करोगे तो -1। टोटल मार्क्स आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कितना मार्क्स अवार्ड कर सकते हो, सारे के सारे करेक्ट कर लोगे। सो टोटल स्कोर जो होता है इसमें, मैक्सिमम स्कोर जिसको कह सकते हो, वो 300 मार्क्स होता है, विच इज 4 × 75। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्वेश्चन काफी मतलब बेसिक रखा गया है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रखा गया जानबूझ करके, क्योंकि अभी आप स्टार्ट किए हो। कई सारे बच्चे जो है अभी ज्वाइन ही कर रहे हैं, उनको भी टेस्ट में बैठना होगा, है ना। तो इस वजह से बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करें, अपना पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. बोला ठीक है, शुरू करते हैं। सर सर हेलो, हाँ बोलो। हेलो सर, ये बस क्या बोला आपने आर्टिस्ट? आप लोग की आवाज ब्रेक हो रही है, तो एक काम करो, थोड़ा चैट पे लिख दो अगर आवाज ब्रेक हो रही है तो। अभी जो टेस्ट होगा ना, उसका सिलेबस मैं बता रहा हूं आज तक, टिल टुडे, मैथ में। सर मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ तो हाँ, मैं तुमसे भी बात कर लेता हूँ। हाँ, नया वाला बच्चा कौन है जी? सर नम्रता।
और भी कुछ कुछ नए बच्चे हैं, तो आप लोग देखो, आप लोग को वीडियो और वो सब सेंड किया गया है ना? हाँ सर, पर ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग के नहीं आए नो वगैरह। अच्छा, तो अभी जो क्लास चलता है वो समझ में आता है, ये एकदम बिल्कुल लगता है कि अनजाना सा है? थोड़ा थोड़ा अनजाना से लगता है, पर थोड़ा थोड़ा समझता भी है सर। हाँ, तो देखो है क्या कि एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में भी बैठ गया है कि तुम नया ज्वाइन किए हो, है ना, इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा। वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको टोटल चीजें समझ में आ रही। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मतलब देखो, अब मेरा इतना ज्यादा क्लास फ्रिक्वेंसी है कि मैं डाउट लेक्चर के लिए भी प्रॉमिस अभी फिलहाल नहीं कर सकता हूँ। सो आज हम लोग पहले ना देख लेते हैं जितना पार्ट आने वाला है, और मोस्टली जो है आपका क्लास 10th वाला पोर्शन कम ही रहेगा। जो 11th वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट किए हैं ना, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और डिग्री मेजरमेंट से भी कुछ कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन होगा। तो आप पहले टेस्ट दे लो, उसके बाद बताना। एक्सपीरियंस हो सकता है कि तुम अच्छा कर लो, है ना, क्योंकि अभी तुम मान लीजिए कि शुरुआत का पार्ट नहीं भी पढ़ी हो, फिर भी तुमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, इट मीन्स तुम्हारा कैच करने का कैपेसिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। सो तुम पहले एक बार अपना एफर्ट लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने एफर्ट से कितना कर पाई हो, ठीक है। अगर उसके बाद रिक्वायरमेंट हुआ तो मुझे लगेगा कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तो मैं फिर तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा। और बाकी भी नए बच्चे आएंगे ना, मैं पहले ही बोला हूँ कि एक एक साथ नए बच्चे जब ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको रिवीजन करवा दिया जाएगा। समझ गई निम्रता? मार्क कब पता चलेंगे? चलिए। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो बेटा। सर मार्क कब चलेंगे? अरे कोई और भी ज्वाइन किया क्या? क्या अंकित बोल रहे थे जी? नहीं सर, मैं वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है मेरा भी, है ना। तुम लोग को वॉइस ब्रेक आ रहा होगा, और तुम लोग का भी वॉइस काफी ब्रेक आता है मेरे पास। टेस्ट के तुरंत बाद मार्क्स पता चलेंगे, अगर ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन है ना टेस्ट, तुरंत पता चल जाएगा। जैसे ही सबमिट करोगे ना, वो नंबर दिखा देगा क्या नंबर आया है तुम्हारा, ठीक है। पहले तुम लोग एक टेस्ट दे करके तो देखो, है ना। मान लीजिए कि सब कुछ तुमको मैं बता भी दिया, है ना, कि कब कैसे क्या होगा, तो वहां पर का सिचुएशन बहुत अलग होता है। हो सकता है आपका लॉगिन ही ना होता रहे, है ना, या फिर लॉगिन हुआ, आगे चल करके तुम्हारा कोई बटन ही फेल हो गया। बहुत तरह की चीजें होती है। तो पहले टेस्ट एक बार दे करके देखो, तुम्हारा काम है टेस्ट देना। बाकी उसके बाद क्या होता है ना, स्कोर वगैरह विद इन अ वीक आना ही श्योर है, हर बार आता है। हम लोग ऑफलाइन भी लेते हैं, तो एक सप्ताह के अंदर आपको मार्क्स पता चल जाता है, ठीक है। अदरवाइज उसी दिन या एक दो दिन में पता चल जाता है। और टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आप लोग का फंसेगा, है ना, उसको जो है तुम लोग कॉपी, मतलब किस तरह से टेस्ट देना वो भी बता देता हूँ। कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, ठीक है, 3 घंटे का टेस्ट होगा। अगर ये 3 घंटे का टेस्ट है, तो 3 घंटे जो है सिर्फ स्क्रीन देखते हुए सॉल्व करना और आंसर टिक करना है। क्वेश्चन को नोट नहीं करना है अपने कॉपी पर, मतलब उस तरह से नोट नहीं करना कि पहला नंबर ये फुल क्वेश्चन। आपको ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करना, जो ऑप्शन मिले उसको टिक कर देना है। अगर बिना सॉल्व किए हुए भी पता चल जाए तो आंसर को टिक कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन को राइट नहीं करना है। आफ्टर सबमिशन, जैसे ही आप लोग सबमिट कर चुके हैं अपना टेस्ट पेपर, या मतलब जो भी OMR है, जो भी आंसर है सबमिट कर चुके हैं, उसके बाद अगर आपको वो PDF डाउनलोड करने की छूट देता है ना, या फिर उस टेस्ट को दोबारा आप एक्सेस कर सकते हैं,
तो उसको एक्सेस करके जो भी क्वेश्चन आपका डाउट हुआ है उसका स्नैपशॉट ले लें, है ना, या जैसे भी उसको डिस्कशन के लिए अलग कर लें। समझ गए? अगर मेरे पास भी फुल पीडीएफ आ जाता है तो मैं वैसे भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इन केस अगर नहीं आया तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग मतलब उसको स्नैपशॉट लेकर के रखना या कहीं पर नोट कर लेना कॉपी वगैरह में, और उसको फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। सो टेस्ट का भी डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर, यस। सर। और कुछ किसी को कोई छोटा मोटा डाउट? नोबडी? ठीक है। आज हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर। इस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ये जानते हैं कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये सारी चीजें पढ़े थे ना। आज हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे। सो सबका अलग अलग सेक्शन में अलग अलग नेचर होता है सारे फंक्शन का। सो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले साइन को उठा लेते हैं, साइन एक्स। ये हमारा साइन एक्स के लिए मैंने डायग्राम बनाया। ये हमारा एंगल एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ये एंगल एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, ये एक्स इक्वल टू पाई है, और ये एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 2। ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अगर हम लोग देखें, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ही चलेंगे। ठीक है, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखना है, कभी क्लॉकवाइज नहीं देखना है। समझ गया? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो आप ये बताइए कि जब एंगल का वैल्यू 0 होता है, जब एंगल का वैल्यू 0 होता है तो साइन का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर? मतलब साइन 0 कितना होता है? 0 0 होता है ना। साइन 0 0 होता है। यहाँ पे मैं पूछूंगा कि साइन का वैल्यू कितना होता है? साइन 1 डिग्री 1 होता है। अगर यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि साइन का वैल्यू कितना होगा? 0 कंट्रोल सेट 0 होगा ना, साइन पाई। और अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि साइन का वैल्यू 3 पाई बाई 2 पर क्या लेना होगा, 270 डिग्री पर? -1 माइनस। तो आप एंटी क्लॉकवाइज मैनर में देखिए, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, पहले 0 था, बाद में कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये बड़ा हुआ या छोटा हुआ?
जैसे साइन 0 इक्वल टू 0 है, फिर साइन पाई बाई 2 1 है, तो साइन का वैल्यू मतलब साइन एक्स का वैल्यू ये बिगर हुआ या छोटा हुआ? बिगर। बिगर। हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू बड़ा होता है, बढ़ते जाता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू बढ़ते जाता है, तो हम लोग बढ़ते जाता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग कहेंगे। साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो यहां से लेके इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो बताइए साइन का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। पहले 1 था फिर 0 हो गया, तो डिक्रीज हुआ ना। हाँ। पहले 1 था, देखो स्टार्टिंग में 1 था, सेकेंड क्वाड्रेंट के स्टार्टिंग में 1 था, और फिर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के एंड में 0 हो गया। सो ये डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। 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 हाँ, 0 से -1 जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। अब -1 से 0 जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। 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 इंक्रीज कर रहा है ना। वेरी गुड। तो ये बात याद रखना। अब देखो इसका हम इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले थ्योरी फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ। इसको याद रखना है, ठीक है, कौन कहाँ पे इंक्रीज करता है। अब हम लोग आते हैं कॉस एक्स पर। फिर से हम लोग वही बात करेंगे कि जब x बराबर 0 है, x बराबर पाई बाई 2 है, x बराबर पाई है, और x बराबर 3 पाई बाई 2। ठीक है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉस देखना है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉस देखना है। यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या होगा? कॉस 0 क्या मिलेगा? 1। 1। 1। मिलता है ना। कॉस पाई बाई 2 0। वेरी गुड। कॉस पाई -1। माइनस, और कॉस 3 पाई बाई 2 0। 0। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही बात करूंगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नियम है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बात कर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहोगे? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज। सेकंड क्वाड्रेंट, डिक्रीज। थर्ड क्वाड्रेंट, इंक्रीज। इंक्रीज। फोर्थ। इंक्रीज। अब देखो चेंज हो गया ना। साइन
फर्स्ट टू क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ एंड फर्स्ट में लगातार इंक्रीज कर रहा था, लेकिन ये कॉस जो है बाकी में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो tan का थोड़ा सा अलग किस्सा है। इसलिए tan को समझने में पहले थोड़ा सा अच्छे से सुनना। ये है x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू π/2, ये है x इक्वल टू पाई, और ये है x इक्वल टू 3π। tan 0 तो समझ में आता है कि tan 0 0 होता है। tan पाई भी समझ में आता है कि ये भी कितना होता है, 0 होता है। लेकिन π/2 पर ये अनडिफाइंड होता है ना, ये अनडिफाइंड होता है। और यहाँ पे भी ये अनडिफाइंड होता है, खास करके इस पॉइंट पर। इसके आजू बाजू अनडिफाइंड नहीं होता है। π/2 पर, एग्जैक्ट π/2 पर ये अनडिफाइंड होता है और एग्जैक्ट 3π/2 पर अनडिफाइंड होता है। इसके आजू बाजू नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, है ना, समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ये लिखते हो कि sin π/2 और cos π/2, अनडिफाइंड होने का रीजन क्या है, ये 0 बन रहा है ना। ठीक है, अनडिफाइंड होने का रीजन समझ में आ गया कि 0 बन रहा है। लेकिन ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं, अगर हम ऐसा वैल्यू ले लें π/2 पॉइंट समथिंग और cos π/2 पॉइंट समथिंग। अब तो ये अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अनडिफाइंड क्वांटिटी, दिस इज नॉट अनडिफाइंड क्वांटिटी। अगर ये अनडिफाइंड नहीं है, इसका मतलब डिफाइंड है। अब रही बात कि इसकी वैल्यू कितना होगा, तो ये 1 से हल्का सा कम ही होगा, है ना, क्योंकि π/2 तो पूरा है नहीं, तो ये स्मॉलर देन 1 होगा, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। हम लोग स्मॉलर देन 1 को लिख रहे हैं थोड़ा सा 0.99 टाइप का नंबर, और ये ग्रेटर देन 0 को लिख रहा हूं मैं ऐसा टाइप का नंबर। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ऐसा टाइप का नंबर, टाइप में बोल रहा हूं। तो ये नंबर कैसा नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है कि नहीं है? ये हाँ सर। जो मेरा आया यस सर। है ना, वेरी लार्ज। तो हम लोग क्या यहाँ पर बोलते हैं कि ये 0 से चलता है और यहाँ पर जो है ये वेरी लार्ज बनता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी से दिखाते हैं। लेकिन π/2 के पहले है दोनों, तो यहाँ पे π/2 के जस्ट पहले हम लोग इन्फिनिटी दिखाते हैं। मतलब ये अनडिफाइंड जो बनता है ना, ये वेरी लार्ज होकर के बनता है ना, वेरी लार्ज होते होते अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर? अब देखो
ये भी 0 है। पाई बाई 2 के जस्ट बाद क्या होगा, पाई बाई 2 एंगल के जस्ट बाद क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे ना। पाई बाई 2 के जस्ट बाद हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू निगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी वेरी वेरी लार्ज नंबर मिलेगा, बट वो एक निगेटिव साइन के साथ मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब ये नंबर नहीं मिलता, मैं वेरी लार्ज नंबर को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है प्लस इन्फिनिटी, मतलब वेरी लार्ज नंबर पॉजिटिव, और ये वेरी लार्ज नंबर निगेटिव। ठीक इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिखना होगा या निगेटिव इन्फिनिटी लिखना होगा, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, निगेटिव इन्फिनिटी लिखेंगे। तो अब आप देखिए थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, एक बार प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोबारा बता रहा हूँ, है ना। देखो साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 ये एग्जैक्ट 0 हो जाता है, इसलिए अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट 0 नहीं होगा तो वेरी वेरी लार्ज नंबर मिलेगा। ये तो समझ में आ रहा है, देखो कितना लार्ज नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर मान जाए कि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेते हैं पाई बाई 2, मतलब ऐसा कुछ लेते हैं, साइन पाई बाई 1.999, देखो पाई बाई 2 से बड़ा कर दिया हमने, डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, तो और ये मिलेगा कॉस पाई बाई 1.999। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका मतलब ये लगभग पाई बाई 2 के बराबर और पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। सो न्यूमरेटर हमको क्या मिलेगा, स्टिल 0.99 मिल जाएगा। बट डिनोमिनेटर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव में ये वैल्यू मिलेगा। सो माइनस 0.000000000001। सो अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको वेरी वेरी निगेटिव मिल जाएगा, इस टाइप का नंबर। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको निगेटिव इन्फिनिटी हर जगह पे लिख दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो निगेटिव इन्फिनिटी बनेगा, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये निगेटिव होता है सो निगेटिव इन्फिनिटी बनेगा। अब अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मैनर की डिस्कशन करें, यहाँ पे tan 0 था और यहाँ पे tan वेरी वेरी लार्ज हो गया, यहाँ पे tan 0 था और यहाँ पे आता है tan वेरी वेरी लार्ज हो गया, तो tan का वैल्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan बढ़ा या घटा, इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज करेंगे, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर। अब निगेटिव इन्फिनिटी, निगेटिव इन्फिनिटी जो है डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। इंक्रीज होगा। देखो 0 से वेरी लार्ज इंक्रीज, निगेटिव इन्फिनिटी से वेरी लार्ज, ये भी तो इंक्रीज ही हुआ ना, सो ये भी इंक्रीज करेगा। जैसे मैं पूछता हूं कि -5 से 0 की तरफ आप जा रहे हो, तो बढ़ रहे हो या घट रहे हो, बढ़ रहा है। तो इसीलिए इंक्रीजिंग लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे आप देखो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज। 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 ये भी इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे इंक्रीज। तो देखो tan जो है हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, cos जो है सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, किसमें किसमें, थर्ड एंड फोर्थ में। और साइन जो है आपका फोर्थ एंड फर्स्ट में इंक्रीज कर रहा है। तो ये डेटा आपको याद रखना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना, इसका इस्तेमाल कैसा है देखिए।
जैसे मान जाए कि कोई हमको बोलता है कि साइन 40 डिग्री एंड साइन 50 डिग्री में कौन बड़ा, विच इज ग्रेटर। 50 degree. क्यों बड़ा 50 है? डिग्री। क्योंकि एंगल बड़ा है ना, साइन इंक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस ग्राफ को हम लोग कॉपी कर रहे हैं और इसको ले चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए, सबसे पहले ये एंगल्स को देखना होगा, सबसे पहले ये एंगल्स को देखना होगा। तो एंगल ये दोनों क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, ठीक है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगा, एंगल बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगा, है ना। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका मतलब साइन 50 डिग्री के पास ज्यादा वैल्यू होगा, है ना। इट विल बी हैविंग ग्रेटर वैल्यू, सो साइन 50 इज ग्रेटर, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, साइन 3 डिग्री एंड साइन 3 में कौन बड़ा होगा, विच वन इज ग्रेटर। साइन 3 का मतलब हो गया 3 रेडियन, ठीक है। साइन 3 का मतलब है 3 रेडियन। एक बार खुद से तुम लोग सोचो तो कौन बड़ा होना चाहिए। नहीं, नम्रता थोड़ा और सोचो, लॉजिक के साथ क्यों बड़ा है, लॉजिक भी देना होगा। लॉजिक के साथ मैं लॉजिक भी पूछूंगा, जिसने भी जो आंसर दिया है ना, हो सकता है कि उसका करेक्ट हो और मैं रॉन्ग बोल दूं, है ना। बट अगर उसका लॉजिक करेक्ट रहेगा तो मेरी गलती होगी, है ना। तो आप लॉजिक पहले सोच लो, मैं लॉजिक आपसे पूछूंगा कि किस लॉजिक से आपने क्या आंसर किया।
हाँ वो रेडियन में है, रेडियस नहीं रेडियन में है, साइन 3 रेडियन। एंगल मेजरमेंट का क्लास किए थे नील, यस सर। तो वही रेडियन है। एक रेडियन बराबर लगभग 57 डिग्री होता है। 180 बटा पाई, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 57 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, इतना डिग्री के बराबर। एक रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग। अब सोच करके देखो इतना डेटा मिलने के बाद वेरी गुड, सबका एक ही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड, सब लोग सही सोच रहे हो। साक्षी एंड श्रेया, इसमें अलाइड एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगाना होगा। अगर बिना अलाइड एंगल लगाए हुए किसी ने भी कुछ भी जवाब दिया है तो वो डेंजर से बाहर नहीं है। लेकिन आप लोग अपना प्रयास करिए, है ना, मैं डिस्कस करता हूँ इसको, सोच लो अच्छे से। क्षितिजा, सिद्धि, आप लोग भी कोशिश करो। आयुष, आशीष,
वेरी गुड क्षितिजा। आइए देखिए, इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। बट डिस्कशन से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग से एक बार डिस्कशन कर लो, है ना, कि आप लोग क्या सोचे थे। कई बार होता है कि गलत थिंकिंग से भी आंसर करेक्ट आ जाता है, तो लगता है कि सही हमने सोचा। तो मुझे नील बताएगा। नील ने जवाब दिया था ना? यस सर। हाँ। क्या तुम्हारा जवाब है नील? साइन ही 3 डिग्री। अच्छा, चलो तब अंकित को बोलते हैं ना, अंकित को पूछते हैं कि अंकित क्या कहता है। बोलो अंकित। सर पहले वो 3 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, वो हो डायरेक्टली जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे 3 into 57 डिग्री। कितना हो जाता है लगभग? 171 डिग्री। 171 डिग्री, ठीक है। हाँ, और वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड नहीं, सेकेंड सेकेंड। सेकंड में होगा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट पे वैल्यू कम हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बढ़ रही है, फिर साइन 3 डिग्री बढ़ा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कम हो रही है और हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ रही है, तो क्या मतलब ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? ऐसे कैसे बोल सकते, कंपेयर कर सकते? सर उसका भी गैप 180 से उतना ही है जितना 3 का गैप है 0 डिग्री से। देखिए, हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर रहे हैं और एक एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर है ना, और एक एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा। तो इस एंगल पर इस एंगल का कंपैरिजन करना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो क्या ये डेफिनेटली ये छोटा ही होगा? अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया तो, अगर मैं ये लिखता हूँ कि साइन 15 डिग्री एंड साइन 3 रेडियन में कौन बड़ा होगा, तुम्हारे लॉजिक से क्या होना चाहिए अंकित? सर 15 डिग्री। कौन 15 डिग्री? हाँ, तो ये मतलब छोटा हो जाएगा, है ना? बट क्यों? हाँ वो मतलब माइनस में रहेगा। क्यों ऐसा होगा? वो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा, हाँ, 0 से कम की वैल्यू रहेगी। तो इसकी कम वैल्यू रहेगी। हाँ, 0 से कम की वैल्यू रहेगी। हाँ, तो अब कम ज्यादा तुम अगर बोलोगे तो फिर सही हो, ठीक है। मतलब तुम एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रहे थे, बाकी सब सही है तुम्हारा, ठीक है, बहुत अच्छा। आइए अब दूसरे लोग से थोड़ा सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। श्रावणी बता सकती हो?
Yes, sir. Sir, the value of sine 3 is greater than sine 3 degree. ठीक है, बढ़िया। क्यों? हाँ, वेरी गुड क्षितिजा, बहुत अच्छा। देखिए, बहुत अच्छा बताया क्षितिजा ने। इसको जो है एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से हम लोग लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 171 डिग्री लिख सकते हैं ना। सो ये कितने के बराबर हो गया? साइन 9 डिग्री के बराबर हो गया। 9 डिग्री। सेक लेंगे तो थोड़ा बहुत कम ही आएगा। अब हमारे पास दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हो गए, तो कौन बड़ा है? साइन 9 डिग्री बड़ा है या साइन 3 डिग्री बड़ा है? Sin 9 degree. 9 degree. और 9 डिग्री 171 से रिलेटेड है, देयरफॉर साइन 3 डिग्री विल बी ग्रेटर, है ना। दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 1। चलिए एक और सवाल करेंगे इस पर, एक और सवाल करेंगे एकदम इसी स्टैंडर्ड का। क्वेश्चन ये है, cos 20 डिग्री एंड साइन 75 डिग्री में कौन बड़ा है? Which one is greater? शांतनु, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करो, अच्छे से करो, सही करो। ऑलमोस्ट में जवाब नहीं देना है, हम लोग को कौन बड़ा है कौन छोटा है उसका तरीका निकालना है किसी भी तरीके से। हाँ, और सोचो मयूरी।
बहुत अच्छा शांतनु। वेरी गुड साक्षी। वेरी गुड श्रावणी। श्रेया थोड़ा फिर से कैलकुलेट कर लो। बहुत अच्छा अंकित। वेरी गुड नील। नहीं रोहित, थोड़ा और सोचो। एक ही तरह के नंबर में कंपेयर कर सकते हो ना, दो तरह के अलग अलग नंबर को कैसे कंपेयर कर पाओगे? वेरी गुड क्षितिजा। बहुत अच्छा नम्रता।
नम्रता, तुम्हारे लॉजिक को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सो तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको सब बताना। cos 10 डिग्री और sin 75 डिग्री में कौन बड़ा होगा? 75. थिंक ट्वाइस। वेरी गुड शांतनु। आइए इसको डिस्कस करते हैं ना। हाँ शांतनु, तुम करेक्ट हो। नम्रता, sin 10 या फिर cos 10? अंकित भी बहुत अच्छा तरीके से सोच रहा है, वेरी गुड। हाँ ठीक है। तो अब बताओ नम्रता, cos 10 क्यों बड़ा होगा? वेरी गुड स्वामी। हाँ बहुत बढ़िया। सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा मतलब ऑब्जर्व किए हो, कौन किसके कितना ज्यादा क्लोज है, कौन किसके कितना ज्यादा क्लोज है। मेरी आवाज धीमी आ रही क्या? नहीं सर, बराबर आ रही है। बराबर आ रही है। सो देखिए क्या है, इसको जो है हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन में। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री के बराबर होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 70। सो एंगल कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना, इसीलिए साइन 75 जो है लार्जर क्वांटिटी होगा। या फिर आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है कि कौन किसके कितना ज्यादा क्लोज है, दूर है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। हितेश, हितेश के पास मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। आइए अब एक नया टाइप का सवाल थोड़ा देखते हैं। ये है एकदम एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट पर, या फिर कहो कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। जैसे tan थीटा इक्वल टू मैंने -3/4 लिखा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा। क्वेश्चन ये है
थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, मे बिलोंग्स टू, ऐसा लिखना चाहिए, मे बिलोंग टू विच क्वाड्रेंट। थीटा किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा? तो जस्ट हम लोग को ये देखना होगा कि टेन थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ पर है। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा कि थीटा किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। तो अगर हम लोग इसको क्वाड्रेंट वाइज काम करें, वेरी गुड शांति, अगर हम लोग क्वाड्रेंट वाइज काम करें तो टेन थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? वेरी गुड श्रावणी। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकंड में फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे निगेटिव होता है टेन थीटा, और यहाँ पे निगेटिव होता है टेन थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है टेन थीटा, और यहाँ पे पॉजिटिव होता है टेन थीटा। तो थीटा किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड और फोर्थ, और फोर्थ। और फोर्थ। सो हम लोग आंसर में सिंपली लिखेंगे सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, अब देखो, मान ली जाए मुझे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करना है। लिखा हुआ कि इफ tan थीटा इक्वल टू -3/4 देन फाइंड sin थीटा वैल्यू। तो कैसे काम करना है? हमारे पास जो आइडेंटिटी था है ना, उसी से काम करना है। sin थीटा तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसमें कि सेक थीटा में चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो, इसको ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करते हैं तो आसान लगेगा आपको, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही। ये है मेरा 3, ये है मेरा 4। निगेटिव को इग्नोर करें, निगेटिव को इग्नोर करें, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 5 होगा। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस से ही बनता है ना। सो बेस मेरा 4 है, परपेंडिकुलर मेरा 3 है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? 5 होगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, 3/5 है ना। अब देखो, ऊपर के सवाल में आपने कहा था कि थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है। थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट का है और फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये साइन थीटा जो हमने कैलकुलेट किया ना, ये सिर्फ ऐसे ही रखने के लिए हम लोग लिखेंगे कि चूंकि मेरा थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो ऐसे केस में साइन थीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। और थीटा चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस में चला जाएगा। मतलब क्या हुआ
कि जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते थे वही फार्मूला इस्तेमाल करके साइन थीटा फाइंड करना, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ 3/5 होगा या -3/5 होगा, तो ये सब जज करने के लिए थीटा की जरूरत है। थीटा कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है। हम लोग लिखेंगे कि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो उस समय साइन का वैल्यू जो है पॉजिटिव लेना होगा, मतलब इसका पॉजिटिव, जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया उसी का पॉजिटिव। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा होगा तो जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया इसी का निगेटिव। मतलब साइन थीटा के दो वैल्यू आ रहे हैं ना। अगर हमारे पास कहीं पर लिखा होता कि टेन थीटा का वैल्यू -3/4 है, देन साइन थीटा जो होगा दोनों में से कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आई बात? बच्चा लोग समझा? Yes, sir. यस सर। एक तुम लोग करके दिखाओ। cos थीटा इक्वल टू 1/5 है, देन फाइंड tan थीटा। tan थीटा फाइंड करिए। वेरी गुड शिथिला। अंकित थोड़ा और सोचो। वेरी गुड शांति। हाँ अब सही हो अंकित। सामने कैलकुलेशन मिस्टेक। tan थीटा पूछा गया, sin थीटा नहीं।
बहुत अच्छा श्रावणी। वेरी गुड नील, बट थोड़ा और सोचो। सब लोग सोचिए। साक्षी, थोड़ा और सोचो, रूट लगाओ। वेरी गुड नम्रता। आइए इसको डिस्कस करते हैं ना। देखिए, यहाँ से हमको जो क्लास 10th के हिसाब से tan थीटा होता था, तो बेस 1 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो ये हो जाएगा √24। तो tan थीटा बन जाएगा आपका √24, है ना। लेकिन चूंकि थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या फिर थीटा सेकंड किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, √24 हो जाएगा। और थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इसलिए tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया, प्लस और माइनस √24, प्लस और माइनस √24। समझ में आया। ये ठीक है, चलेगा। 2√6 भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नंबर है वो भी, है ना। वो नोटेशन भी लिख देता हूं मैं। तो इसी तरह से आप लोग को न्यूमेरिकल करना है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस आप कर सकते हो, वो थोड़ा हट करके है।
अभी जितना पढ़े उससे थोड़ा सा हट करके है, उसमें आपका एलाइड उलाइड एंगल कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, जनरल कॉन्सेप्ट एकदम लगाना। साइन का पावर 4x प्लस कॉसेक का पावर इतना इक्वल टू 2। कॉसेक नहीं लिखो, अगर कॉसेक लिखेंगे तो फिर फंस सकते हैं। लिखेंगे कॉस का पावर 4x बराबर 1। तो x का वैल्यू क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन का नामकरण वाइज देखा जाए तो इसको एक्सट्रीम वैल्यू क्वेश्चन कहते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या कहेंगे कि साइन का पावर 4 जो है ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है ना। अगर दोनों का स्क्वायर होता तब तो 1 के बराबर होता, लेकिन चूंकि साइन आपका पावर 4x जो है साइन स्क्वायर x से छोटा या बराबर है, उसी तरह से कॉस का पावर 4x जो है कॉस स्क्वायर x से छोटा या बराबर है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, पावर बढ़ा रहा हूँ फिर भी छोटा कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कंसीडर करो कि साइन x का वैल्यू अगर आपका 1/2 है ना, तो साइन स्क्वायर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। साइन का पावर 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो ये छोटा और छोटा होते जा रहा है ना, जब 0 से 1 का बीच का नंबर होता है तो उसका पावर बढ़ाओगे तो वो और छोटा होता है। ठीक है, सो साइन की पावर 4x लेस देन साइन स्क्वायर x, कॉस की पावर 4x भी इससे कम होता है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इससे तो कम ही होगा ना इनके एडिशन से। साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, इससे तो छोटा ही बराबर होगा। बराबर किस केस में होगा, जब साइन का पावर 4x साइन स्क्वायर x के बराबर होगा और कॉस का पावर 4x कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दो केस में होता है। एक तो जब ये वाला वैल्यू 1 बन जाए, जब मेरा साइन का पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाए एंड कॉस का पावर 4 का वैल्यू 0 रहे। दूसरा, जब साइन का पावर 4 का वैल्यू कितना 0 रहे एंड कॉस का पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाए। यही दो केस में ये 1 के बराबर होता है। इसी दोनों केस में सिर्फ और सिर्फ ये 1 के बराबर होता है, बाकी केस में नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि x का वैल्यू होगा इसके हिसाब से π/2 ले सकते हैं या 3π/2 ले सकते हैं, और इनके हिसाब से x का वैल्यू 0 ले सकते हैं या फिर x का वैल्यू पाई ले सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, वैसे तो मेनी वैल्यूज होगा, है ना। सो मैं सिर्फ और सिर्फ सम पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहा हूं, सम पर्टिकुलर वैल्यूज। क्लियर हुआ? Yes, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग का होम असाइनमेंट मैं लिख दूंगा, इस पर क्या करना, पूरा इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 कर लेना है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना है, और एक्सरसाइज 1 से भी काफी बना सकते हो आप। एक्सरसाइज 1 जो आप लोग का है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो वो क्वेश्चन को आप लोग हंट करिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को हंट करिए। शुरुआत के क्वेश्चन जो है वो आप ही के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सो उसको ट्राई करिएगा। और exercise 1 पूरी सॉल्व करनी है। आवाज कट गई, श्रावणी फिर से बोलो।
सर एक्सरसाइज 1 पूरी सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 1 आगे है, आगे के इन चैप्टर के बाद होगा एक्सरसाइज 1। मॉड्यूल देखो पलटो, उसमें आगे मिलेगा 1 से लेकर के 3 तक का एक्सरसाइज रहेगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो आप लोग इससे भी प्रैक्टिस कर लेना, काफी आसान आसान क्वेश्चन है 1 में, वो बनेंगे आपसे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे क्लास को एंड कर रहा हूं मैं। आप लोग भी खाना वाना खाइए आराम से। यस सर। हाँ, हैव ए नाइस डे। Bye, sir. बाय बाय।